हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड में जो सामान्य हिंदी के प्रश्न यानी कि जो हिंदी है उनके किस तरीके के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग यूपी बीएड के पेपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर दो पेपर देखने को मिल जाते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब जो पेपर 1 है वहां पर आप लोग को दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें जीके यानी कि जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। सेम पार्ट बी में आपके लैंग्वेज का पार्ट है जिसमें से आप लोग को इंग्लिश या फिर हिंदी को चूज करना पड़ता है, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चंस और सेम वो भी 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के पेपर 1 में देखने को मिलते हैं। सेम अगर हम लोग बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में भी आप लोग को पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही देखने को मिलते हैं। पार्ट ए में आप लोगों के जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ के देखने को मिलते हैं और 100 मार्क्स के। सेम सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि अगर आप लोग इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, अगर आप लोगों ने बीएससी कर रखा है तो साइंस आप चूज करेंगे, अगर आप लोगों ने बीकॉम कर रखा है तो कॉमर्स, अगर आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो आर्ट्स, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो एग्रीकल्चर को चूज कर लेते हैं। ये भी आप लोग को 50 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स का देखने को मिलता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर भी 100 और 200 मार्क्स के देखने को मिलता है। तो ये तो था पूरा का पूरा यूपी बीएड का पेपर स्ट्रक्चर। तो आज की हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट बी में जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, इनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पूछा गया है कि बखूबी जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। क्या उसमें अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या फिर कर्मधारय है। तो अगर हम लोग बखूबी शब्द को देखें तो बखूबी जो अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तो इसका मतलब होता है खूबी सहित, यानी कि इसका अर्थ है खूबी सहित। और बखूबी में आप लोगों को अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि उपसर्ग क्या है, और उसमें भी जो अव है वो इन चारों ही शब्दों यानी कि अवश्य, आवचन, अव्याप्ति और आवध्य, इन चारों ही शब्दों में अब जो उपसर्ग है वो कहाँ प्रयोग हुआ है। तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो अवाप्ति जो शब्द है यानी कि अवाप्ति शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब उपसर्ग से बने कुछ और अगर मैं शब्दों की बात करूं तो अवसर, अवगुण, अवगत, अवलोकन, अवधारणा, अवनति, अवसान, अवरोह, तो ये कुछ और शब्द भी है जो कि अव शब्दों से बने हैं। और उपसर्ग क्या होता है, तो किसी भी शब्द जो होता है उसके आगे जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगने से उसके पूर्ण जो अर्थ है उसमें क्या कर देता है, तो परिवर्तन कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है। तो आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि युद्ध वीर, धर्मवीर, कर्मवीर, दानवीर। तो इन सब में से वीर रस के भेदों में कौन सा शामिल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वीर रस के कितने भेद हैं और कौन सा वीर रस का भेद है, तभी आप लोग बता पाएंगे कि वीर रस का भेद क्या नहीं है। तो देखिए, वीर रस के जो भेद हैं उनमें जो कर्मवीर है वो शामिल नहीं है, क्योंकि वीर रस के जो भेद है वो कौन कौन से हैं, युद्धवीर, धर्मवीर, दयावीर और दानवीर। अगर मैं वीर रस के कुछ और बातों को भी देखूं तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो कौन सा है, उत्साह है। और युद्ध हो या कठिन कार्य को करने के लिए जगह उत्साह भाव विभाव आदि से पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। वीर रस जो है वो बहादुरी के उत्सव में गहराई से निहित है। इस तरीके से वीर रस के बारे में कुछ और बातों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा वाक्य आप लोगों के सामने है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में क्या पूछा गया है, सर्वनाम पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो अगर मैं बात करूं कि क्या इसमें प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या फिर संबंधवाचक है, तो देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम होता क्या है,
तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या फिर लेखक अपने लिए करता है, मेन बात क्या है कि अपने लिए जब बात हो रही हो तो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ और आप लोग शब्दों को देख सकते हैं जहां से आप निजवाचक को पहचान सकते हैं। कौन कौन सा है? अपना, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं, ऐसे कुछ शब्द जो आप लोगों के सामने हैं, ये निजवाचक शब्द सर्वनाम के क्या है? उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता जी के नैन रामचंद्र के चकोर भय, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? रस पूछा जा रहा है। क्या इसमें करुण रस है, शांत है, भक्ति है या फिर श्रृंगार है? तो अगर हम लोग बात करें कि सीता के नैन रामचंद्र के चकोर भय, इस पंक्ति में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूं तो प्रेम से जुड़ा एक रस है, जब नायक या फिर नायिका के मन में रति नाम का स्थायी भाव जागृत होकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी बात आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए आप लोग इनको भी ध्यान में रख सकते हैं। क्या पता एग्जाम में आपके आ जाए कि रस राज किसे कहा जाता है या रसपति का क्या एक और नाम है, अन्य नाम है, तो आप लोग क्या कहेंगे? श्रृंगार रस को ही रसराज या फिर रसपति भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्षों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि सबसे पहले बात क्या हो रही है? वर्णमाला। आप लोगों को पता होगा कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। किसी भी भाषा में इस्तेमाल होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को संस्कृत शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? वर्णों की माला, किसी भी चीज की या फिर वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि मोतियों की माला को माला कहते हैं। तो वर्णमाला में वर्णों का क्या है? एक क्रमबद्ध तरीका से या फिर एक क्रमबद्ध तरीके से इनको वर्णों को लिखा गया है, इसीलिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या है, तभी आप बता पाएंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या नहीं है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, दो या दो से ज्यादा व्यंजनों के मिलने से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगर हिंदी वर्णमाला की हम लोग बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। किससे क्या बना है ये आप लोग के सामने है। तो ये जो षटकोण वाला श है, ये संयुक्त व्यंजन में शामिल नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्षत्रिय वाला है श, इस वर्ण के किसके योग से बना है? तो आप लोग को अभी हम लोगों ने जस्ट बात करी कि संयुक्त व्यंजन में एक तो ये शामिल है, तो किस किस से बना है, किस किस से बना है? तो आप लोग देख सकते हैं किस किस से बना है? क और षटकोण वाली श से, यानी कि यह एक क्या है? एक संयुक्त व्यंजन भी है। संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग ध्वनियां मिलकर एक अक्षर यानी कि एक नया अक्षर का निर्माण करती हैं, वही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में ना साहित्य पाठ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके लेखक कौन से हैं। तो ये आप लोग के सामने है कि जायसी जो नामक समीक्षा कृति है, इसके लेखक हैं कौन से हैं, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है। तो क्या शिव सहाय पाठक हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है? तो इसके जायसी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसके जो है लेखक रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली नाम की आलोचनात्मक कृति लिखी थी। इस कृति में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में शाम से मोटा कोई नहीं है, इस वाक्य में क्या पूछा गया है? कि इस वाक्य में वाक्य का चयन कीजिए। क्या निषेधार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, विधि वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य? इसमें आप लोगों को देखा गया है।
तो अगर बात हो रही है घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, तो इसमें निषेधात्मक वाक्य है। जिन वाक्यों से किसी काम में न होने या फिर ना करने का बोध होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में आमतौर पर ना, नहीं या फिर मत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं का इस्तेमाल आमतौर पर सभी स्थितियों में किया जाता है, वहीं मत का इस्तेमाल आमतौर पर आज्ञावाचक वाक्यों में किया जाता है। आज केवल हम इतने ही प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां से आप लोग जाएंगे बीएड एंट्रेंस या फिर बीएड स्पेशल में। उसके बाद आप लोग जाकर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज, 10+1 मॉक टेस्ट, संपूर्ण नोट्स एज पर लेटेस्ट पैटर्न, ऑल द सब्जेक्ट्स इन सेम फीस में आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।